अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो नाजरीन। मैं हूं असद नवीद और यह है कैपिटल स्पेशल। नाजरीन, मुल्क में इस वक्त गरीब आवाम की कमर टूट गई है। महंगाई का और पेट्रोल बम एक और गिरा दिया गया है आवाम पे। आज पेट्रोल तकरीबन 26 रुपये मजीद उसमें इजाफा किया गया है। डीजल की बात की जाए तो उसमें 17 रुपये इजाफा कर दिया गया है। सोचने और समझने की बात यह है कि 2-3 हफ्तों से एक अच्छा इकदाम उठाया गया था। अगर केयर टेकर सेटअप की भी बात की जाए या जिस तरह से SIFC का आगाज़ किया गया, एक क्रैकडाउन का सिलसिला चला, डॉलर को काबू में लाया गया, जो ज़खीरा अंदोज़ी के अंदर लोग मुलव्वस थे, जो इस चीज़ कार्टेलाइजेशन के अंदर और मोनोपलाइजेशन के अंदर लोग मुलव्वस थे, उनके अंदर बाकायदा तौर पे क्रैक डाउन किया गया। लेकिन गरीब आवाम के मसले वहीं के वहीं खड़े हैं। इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर चुकी है। डीजल और पेट्रोल तो वो एक बेसिक चीज़ है जिसकी बुनियाद पे या जिसकी बेस पे तमाम तर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जो हमारी ज़रूरी अशिया हैं या ज़रूरी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो पेट्रोल के साथ एसोसिएटेड हैं। आज किराए की बात की जाए ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से तो वो भी बढ़ा दिया गया है। इंट्रा सिटी की बात की जाए, विद इन द सिटी की बात की जाए, लोगों को किरायों में मसला हो रहा है, लोगों को ट्रैवलिंग में मसला हो रहा है। ज़खीरा अंदोज़ी के ऊपर ऑल्दो क्रैकडाउन किया गया है लेकिन मामला अभी भी वहीं ठहरे हैं। डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। आपको पता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इसके अंदर हमारे जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं लाहौर और कराची के अंदर एक एक करके उनसे मुलाकात की, एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश की, एक रोड मैप बताया गया। लेकिन उस रोड मैप के बाद अगर आज देखें एज ऑफ नाउ तो गरीब आवाम की कमर टूटी है। जो पेट्रोल और जो दिहाड़ीदार तबका है, जो जॉब पेशा लोग हैं, उनके लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। अगेन मैं बात करूंगा, इनके इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर चुकी है। केयर टेकर सेटअप की बात की जाए, दो चीज़ें इसके ऊपर पाई जाती हैं। एक तो केयर टेकर सेटअप के बारे में ये चीज़ भी कहा जा रही थी कि इसको आगे डिले किया जाएगा, इसको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितनी भी हमारी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब इनसे पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, इनसे पाकिस्तान की मुईशत कंट्रोल नहीं होती। केयर टेकर सेटअप के अंदर डॉक्टर शमशाद जो हमारी हैं मिर्ज़ा, हमारी वज़ीर कानून, वज़ीर फाइनेंस हैं, उन्होंने चीज़ों को संभालने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान दिया कि मुझे पता ही नहीं था चीज़ों का कि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं। तो चीज़ें तो वाकई बड़ी ख़राब हैं और ये हर बंदे को पता है। अगर हमें पता है तो आपको भी पता होना चाहिए था। अनवारुल हक काकड़ की बात की जाए तो वो IMF के प्रोग्राम के तहत अपनी हुकूमत को चला रहे हैं जितना भी अरसा है। उनका ये कहना है कि हमें एक टास्क दिया गया है और हमें, अगर बात की जाए कि एग्रीमेंट जो हमारा IMF के साथ हुआ था, जिसको आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहते हैं, वैसे तो वो 3 किस्तों में मिलना था और IMF का भी यही ख्याल था कि पाकिस्तान वाकई जमहूरी एक पब्लिक रिपब्लिक है। पहली उन्होंने एक साथ हमारी एक हुकूमत को देनी थी, अगली हमारे इंटरम सेट को देनी थी, उससे अगली हमारी जो मुंतखब करदा हुकूमत को देने थे पैसे। लेकिन अभी मामला इंटरम सेटअप के अंडर ही चल रहे हैं। बाकायदा तौर पे नज़र ये आता है कि जो हमारा इंटरम सेटअप है, ये स्टेट बैंक की बात की जाए जो कि शरह सूद अभी बढ़ाने जा रहा है IMF की डिमांड पे, और IMF के जितने भी मुतालबात हैं उनको वो मानेगा। आम आदमी, आम बंदा रोता का रोता जाई जा रहा है और उसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आज इस पे बात की जाएगी और अगेन बात की जाएगी कि रात के अंधेरे में जब आप पेट्रोल बढ़ा देते हैं तो आवाम को तो पता लगना ही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? और 26 रुपये ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद गेस्ट इफ्स स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सितार खान साहब इस वक्त मौजूद हैं एज़ यूजुअल। इनसे इनका तबसरा जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई कोई नया सब्जेक्ट नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन रोज़मर्रा की मरहाई ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के ऊपर एक, आप कह सकते हैं, ज़्यादती है। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर कैस असलम साहब भी होंगे, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे मुईशत से मुतल्लिक कि पाकिस्तान की मुईशत में बेहतरी आ भी सकती है या नहीं आ सकती, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात की लेकिन कोई सब्सटेंटिव रिजल्ट्स अभी तक नजर नहीं आए। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, सितार खान साहब की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सितार खान साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। सर, हमें ये बताइएगा कि महंगाई एक बुनियादी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा कहते हैं पहला गेयर है लेकिन रिवर्स गेयर कोई नहीं है। चीज़ एक दफ़ा महंगी हो जाए उसके वापस जाने के कोई इम्कानात नहीं। आपको लगता है महंगाई कंट्रोल हो पाएगी? तो डॉक्टर कैस असलम साहब ने ज्वाइन किया आपको? बिल्कुल, कैस असलम साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। आई थिंक वो ट्रैवल करें, उनको हमारे बस जो हो जाएगा एक अच्छा, क्योंकि वो मईशत को जानते हैं तो वो बेहतर बात कर सकेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि महंगाई जो होती है ना, महंगाई कहाँ होती है? महंगाई वहाँ होती है जहाँ महंगाई तो हो जाए लेकिन क़ुव्वत ख़रीद अपनी जगह पर रहे। जहाँ महंगाई भी हो और क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ जाए ना तो महंगाई का एहसास नहीं रहता। अगर 1000 रुपये का लीटर पेट्रोल अफोर्ड किया जा सकता है कि क़ुव्वत ख़रीद आपकी उस तरह की हो तो 1000 रुपये का आप लीटर कर दें, लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ चुकी होगी। अब हमारे मुल्क में होता है कि महंगाई बढ़ गई, क़ुव्वत ख़रीद इसी जगह पर है, तो उसी क़ुव्वत ख़रीद में रहते हुए आप महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते। आपका दम घुटना शुरू होता है, दम तोड़ना शुरू कर देते हैं आप। लोगों का ये नहीं समझ आ रही मुझे कि वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ का अहाता करना कि इतने पैसे हैं, इतने पैसों में ये करना है पूरे महीने में,
और पूरा महीना कैसे गुजारते होंगे लोग। ये एक समझ लें कि मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को मैं नहीं अभी तक समझ सका कि कैसे सरवाइव कर जाते हैं लोग, क्योंकि सर्वाइवल का कोई सर्वाइवल किट तो है नहीं लोगों के पास। फिर सर्वाइव कैसे कर जाते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्या वो जो एक रोटी है, वो 6 लोग हैं घर में, एक रोटी को 600 में तकसीम करते हैं? क्या एक प्लेट में जो दाल है या सबसे जो कम कीमत वाली चीज़ है खाने के लिए वो है, क्या उनको 600 में तकसीम किया जाता है? तो अब ये बड़ा अजीब सी बात है कि कई दफ़ा ये कहते हैं कि यार ये बजट आपने सामने ले आओ, एक आम घर का बजट जो उसकी कमाई है, जितने पैसे वो कमाता है, ये महीने में उसे किराया भी देना पड़ता है, बच्चों की फ़ीस भी देनी पड़ती है, अगर उसने कहीं जाना है तो उसे किराया भी देना पड़ता है, बस का, वैगन का। मैं बहुत नीचे लेवल पे जा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत बुरे हालात हैं। उसमें गाड़ी की मैं बात ही नहीं कर रहा। डॉक्टर कैस असलम ने भी ज्वाइन कर लिया, इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर हमें बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इकदाम किए गए थे और प्रोबेबल अच्छे कंस्ट्रक्टिव इकदाम थे, क्रैकडाउन्स किए जा रहे थे, डॉलर को भी कंट्रोल में किया गया है, जो स्मगलिंग है उसको भी रोका गया, जखीरा अंदोजों के ऊपर भी क्रैकडाउन करें, लेकिन अगेन प्राइस हाइक आ गई है और स्काई रॉकेट कर गई इन्फ्लेशन। आपको क्या बुनियादी वजह नजर आती है, पेट्रोल की प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? देखें, 2-3 बातें इसमें बहुत ज़रूरी हैं पता करने की। पहली बात तो ये है कि जब इकोनॉमी बैठ गई हो और सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो, तो नेचुरली 240 मिलियन के मुल्क की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती और इसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं। डॉक्टर कैस असलम, आप प्रोबेबल एस्पेक्ट्स बता रहे थे कि प्राइस हाइक क्यों आई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। रशियन ऑयल की भी बात की जाती थी, अगेन प्राइस हाइक है क्यों पेट्रोल में? आपकी अपर क्लासेस और आपकी हुकूमतें इर्रेस्पेक्टिवली ये अवाम को लूट के अपना घर चलाती हैं। आपको पता है कि इन सब हुकूमतों में मिनिस्टर्स हों या सरकारी एहलकार हों, वो या सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, माफिया हो, उनको मुफ्त तेल और मुफ्त बिजली मिलती है, तो उनकी बात को आवाम कैसे जीती है। अभी सरकार साहब ने बातें की बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अब आम लोग जो है वो अपने बच्चे स्कूल से उठा लेंगे, क्योंकि ना उनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पूरी हो सकेगी, ना फीस दे सकेंगे। और जब कारोबार कम होते हैं, बंद होते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो सवाल ये है कि हुकूमत IMF की कहने पे अपना हुजूम क्यों नहीं कम करती। अपने जो अदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं, IMF जब कहती है कि इनको बेचो तो उनको तो बेचती नहीं, मगर ये कहना कि IMF को कहने पे पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, ये जो है सरासर अवाम की जेब पे लूट मार है। आपको जो है बैलेंस करना पड़ेगा कि आप ये जो तेल की कंपनियां हैं उनको कहें कि डायरेक्ट कंपटीशन करें और फिर देखते हैं कि तेल सस्ता होता है कि नहीं होता। आप जब हुकूमत की लेवी बढ़ा देंगे तो नेचुरली वो महंगा होगा, मगर अवाम, जैसे सरदार साहब ने कहा कि अवाम की कुव्वत खरीद कम हो रही है, उसके बराबर नहीं है, तो वो फिर कहीं ना कहीं तो या डाके मारेंगे या रिश्वत देंगे या अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे। चीजें इस तरीके से मुल्क नहीं समझ सकते। बड़ी सीरियसली आपको अब पाकिस्तान की अवाम के बारे में, उसकी मैशत के बारे में सोचना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा। तेल महंगा करने से, डीजल महंगा करने से, बिजली महंगी करने से, गैस महंगी करने से चीजें नहीं चलती। कैस असलम साहब, हमने ये देखा है कि चलें हमारी अपनी गलतियां तो बहुत सारी हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात की जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, बकाया चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन IMF के पास जाना भी हमारी मजबूरी थी। उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन दिया, स्टेट बैंक के अंदर भी अब वो बता रहे हैं कि 22% से ज़्यादा हमारी तजावज़ कर जाएगी जो पॉलिसी रेट वगैरह है, उस पर अमल करना तो अब हमारी ज़रूरत है। उस पर अमल किए बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ये तमाम तर इकदाम IMF की जानिब से आ रहे हैं और फिर हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अवाम का सोचे बगैर ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मनोमन अमल दरामद भी कर रही है। देखें, IMF ने तो अभी 2 हफ्ते पहले बयान दिया है कि उन्होंने ये बातें नहीं की। IMF ने तो ये कहा कि उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को रिलीफ दीजिए और अमीरों को जो आप तेल और बिजली देते हैं, सब्सिडी देते हैं, उसको बंद कीजिए।
तो सारा ब्लेम IMF पे न डालिए। अच्छा कैस असलम साहब, हमने ये देखा कि SIFC जैसे इकदाम किए जा रहे हैं हमारे यहाँ पे, उसके बाद हमने आर्मी चीफ को भी देखा, कराची गए, वो लाहौर गए, बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात भी की, बाकायदा तौर पे हमने देखा कि क्रैकडाउन्स अभी भी किए जा रहे हैं, बॉर्डर्स को भी क्लोज किया गया था, तो इसका एवेंचुअल रिजल्ट तो पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन अगेन प्राइस हाइक आ रही है, इन्फ्लेशन की बात की जाए तो वो स्काई रॉकेट कर गई है, तो हम क्या किस मैकेनिज्म में फंसे हुए हैं और वजह क्या है? व्हाट्स द एलिफेंट इन द हाउस? देखें, ये जो मैशत होती है वो फौज की बटालियन नहीं है कि वो ऑर्डर देंगे तो पैसा इन्वेस्ट कर देंगी और ऑर्डर देंगे तो पैसा रोक लेंगी। वो प्रॉफिट मार्जिन पे चलती है। वो ये जब आप महंगी करेंगे इनपुट प्राइसेस, सरमायाकार यही डॉलर खरीद के मुल्क से बाहर चला जाता है। वो आपके कहने पे भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी नहीं होता। तो आपको मददें देनी पड़ेंगी अपने इन्वेस्टर को, वरना IMF आने पे फौरन इन्वेस्टर को मददें देनी पड़ेंगी। ये सिर्फ महंगाई करके इकोनॉमी नहीं चलेगी, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी कि लोग एक्सपोर्ट भी कर सकें और मुल्क को चला लें। सिर्फ लार्ज बिजनेसेस नहीं है जो मुल्क की इकोनॉमी चलाते हैं, सप्लाई चेन स्मॉल बिजनेस भी हैं, उनसे किसने मुलाकात की है? स्मॉल फार्मर्स भी हैं, उनसे किसने मुलाकात की है? पानी के मसले, बीज के मसले, ये तो नहीं हल होने, ये जब तक आप बड़ी डायरेक्टली इकोनॉमिक पॉलिसी तो दें। आपको नजर आई है कोई इकोनॉमिक पॉलिसी दी हुई इस इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से या टिपिकली गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल। कैस असलम साहब, हमें बताएं कि हमारा अगर पार्ट सेक्टर के ऊपर बात की जाए तो वो एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हमारे गर्दशी कर्जे हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली हमारी जो पेट्रोलियम मसनूआत है, हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं चीज़ों पे, तो उसका भी इफेक्ट हमारी आवाम पे आता है। इन्वेस्टमेंट हम ड्रैग नहीं कर सके, इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे बिल्कुल नल एंड वॉइड है। इस सूरत हाल में बेहतर वे आउट कैसे निकलेगा? इंटरिम सेटअप के ऊपर बात की जाती थी कि ये वो टेक्नोक्रेट्स हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, फिर इनके पास हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बैक भी है, ये पुश फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही हमें नाकाम नजर आ रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में। बात यह है कि जो बातें आपने की, असल में जो है SIFC आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे पॉलिटिशियन जिनकी केसेस हैं उनको इलेक्शन प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिक पॉलिसी देखनी पड़ेगी। मैंने आपसे बात की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बगैर हम लोगों की तालीम, लोगों की स्किल्स के बगैर हम सदी में नहीं जा सकते। जो मर्जी इकदाम कर ये इकोनॉमी उसी वक्त चलेगी जब का डायरेक्शन मॉडर्न तरीकों से होगा और आप सिर्फ क्रैकडाउन करने से नहीं करेंगे। पॉलिसी तो है ना कि कौन से सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, कौन से सेक्टर एक्सपोर्टेबल करना चाहते हैं, कहाँ आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो माइनिंग को बिल्ड करना चाहते हैं या टूरिज्म को बिल्ड करना चाहते हैं, तो मुझे पॉलिसी तो नजर नहीं आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसी तरह बातें कर रहे हैं जिस तरह बातें करते थे, उससे बड़ा फ्रॉड मैंने नहीं देखा था। तो ये भी वही बातें कर रहे हैं, हालांकि टेक्नोक्रेट है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, मगर उन्होंने कोई जो है फाइनेंशियल प्रूडेंस IMF कहने पे भी हमें नहीं। बिल्कुल। कैस असलम साहब, हमारा जो मार्कअप है वो 22% पे ऑलरेडी स्टैंड करता है। अब दोबारा एक मीटिंग बुलाई जा रही है स्टेट बैंक की जानिब से और 22 से 23% पे लेके जाया जा रहा है। आप बतौर इकोनॉमिस्ट समझते हैं दुनिया में इसकी एग्जांपल नहीं मिलती? अमेरिका में 0.1% है आई गेस, इंडिया हमारे साथ है 6-7% पे है, बांग्लादेश की भी मिसाल है, हम 22% पे डबल डिजिट के भी डबल डिजिट में जा चुके हैं। इस मार्कअप के साथ बिजनेस हो सकता है? जी, इस मार्कअप से पाकिस्तानी बिजनेस नहीं कर सकता, मगर अगर अमेरिका में 5% पे कब्जा लेके पाकिस्तान में 22% पे इन्वेस्ट अमेरिकन कर देता है, इसको हम हॉट मनी कहते हैं, वो पैसे बना देगा, आपकी इकोनॉमी फ्लॉप कर जाएगी। इनका माइंडसेट सिर्फ इतना ही है कि फॉरेन
इन्वेस्टमेंट जो है मनी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाए ताकि इनके फाइनेंशियल मसले हल हो जाए। हालांकि ये हल नहीं है। मैंने आपसे एक ठीक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हल है, चीजें पैदा तो करिए, एक्सपोर्ट तो करिए, फिर इन्फ्लेशन ठीक होगी। बिल्कुल, आपने हॉट मनी की बात की है। लास्टली मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि अगेन पेट्रोल प्राइसेस हमारी 300 समथिंग पे जाके ब्रेक लगा रही हैं। मज़ीद हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो बता रही हैं कि आगे जाके दोबारा इस पे इजाफा किया जा सकता है। कोई आपको वापसी की राह हमवार होती दिखाई देती है? एटलीस्ट सब्सिडी की ही अगर बात की जाए, टारगेटेड सब्सिडी की भी बात की जाती थी कि गरीब आदमी जो बाइक मोटरसाइकिल पे जा रहा है पेट्रोल पंप पे, उसको 20-30 रुपये या 40 रुपये की सब्सिडी दी जाए। जो बड़ा गाड़ी वाला है, पराडो क्रूज़र वाला है, उसके ऊपर इसका बोझ डाला जाए। कोई इस तरह के इम्कानात या पॉलिसी बनाई जा सकती है? जी देखिए, बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है ऐसी पॉलिसी में, क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो हमने देखा है पिछले 50 साल में कि गरीबों के लिए जो भी पॉलिसी बनी है उसको कुछ अमीर और अमीर हुए, गरीबों का हाल ठीक नहीं हुआ। सिर्फ जो पॉलिसी है वो इंडिजिनस रिसोर्सेज, पानी, बिजली बनाएं, आप बसें चलाएं ताकि लोगों को कोई रिस्पाइट मिले, वो अपनी मोटरसाइकिल कार की बजाय एक बस से सफर कर सकें। उसके अलावा कोई हल नहीं है। बिल्कुल। कैस असलम साहब, हमें ये बताइएगा, क्या हमारी गवर्नमेंट टारगेट ही नहीं कर रही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जानिब? क्योंकि अगर बात की जाए तो हमारी इकॉनमी को एक लॉन्ग टर्म ड्रिवन प्लान चाहिए। हम सिर्फ IMF के प्लान को ही टारगेट करें। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस प्लान के बाद क्या दोबारा हमें एक और IMF के प्लान के अंदर दाखिल होने की ज़रूरत पड़ेगी, कंसिडरिंग आवर सिचुएशन ऑफ इकॉनमी राइट नाउ? जी, जो एग्रीमेंट कर गए हैं अभी स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ, वो IMF की रिपोर्ट आ गई है। उसके अंदर यही है कि 3 महीने बाद नया एग्रीमेंट होगा और वो और ज्यादा सख्त होगा। तो पिछली हुकूमत आपके हाथ बांध गए हैं। बट एट द सेम टाइम मैंने आपसे कहा कि आप डॉलर कमाने और डॉलर बचाने की पॉलिसी तो दीजिए, अवाम खुद भी चीजों को ठीक कर लेगी। मगर जब आप अवाम पे और बोझ और बोझ डालते जाएंगे तो फिर ये होगा कि इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बुरी हो जाएगी और आपके जो इंसर्जेंसी है उसमें लोग अगर बच्चे बेचना शुरू कर गए इन दहशत गर्दों को अपना घर चलाने के लिए, तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? ये आपकी गवर्नमेंट इन स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे सोच ही नहीं। अच्छा सर, रिलीफ की बात की जा रही थी। मैं दोबारा एक चीज़ दोहराना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले जब पावर सेक्टर का कोलैप्स हुआ था, बिजली बड़ी महंगी हो गई थी, पूरा मुल्क इसके अंदर एहतजाज कर रहा था, तो IMF के पास बाकायदा तौर पे हमारा डेलीगेशन गया था और उन्होंने हमें इस चीज़ से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस, आप अमीरों पे जितना मर्जी टैक्स लगाएं लेकिन हम कोई सब्सिडी वगैरह अप्रूव नहीं कर सकते। अब आपको नहीं लगता कि हमारे जो माहौल बन चुका है, बाहर वाले मालियाती इदारे भी हमें देख रहे होंगे, गरीब आवाम तो पिसती जा रही है। अब आप बता रहे हैं कि एक और IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर मजीद महंगाई आएगी, तो ये तो 300-400 पे भी पेट्रोल जा सकता है, जिस हिसाब से हमने एक्सेलरेटर पे पाँव रखा हुआ है। जी, स्काई इज द लिमिट। जब तक आपके पास एक ऐसी हुकूमत नहीं आती जो अवाम के पास वोट लेने जाए और वादे करे कि जी हम पूरे करेंगे, तो अनइलेक्टेड लोग तो जो मर्जी कर लें। असल इसमें तो ये है कि जो IMF भी मानी है कि जिन लोगों को मुफ्त तेल दिया हुआ है उन पे तो कोई आप कारें भी दी हुई हैं, बिजली भी दी हुई है, उन पर तो कोई आप सख्तियाँ नहीं करते। तो ये माइंड फ्रेम बन गया है ना कि अवाम को लूट के अमीरों का घर चलाना है। तो फिर उसको फिर ये कॉलोनियल माइंड फ्रेम में मुल्क इसी तरह चलेगा जब तक जो है या आप हमारे इदारे किसी फॉरनर को नहीं भेजते या फिर प्रो पीपल गवर्नमेंट नहीं आती। ठीक है, कैस असलम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सितार खान साहब की जानिब जाएंगे। सितार खान साहब, कैस असलम साहब से पूरा एक इकनॉमिक विजन देखने का मकसद ये था कि एक दफ़ा पिक्चर क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान के मामला चल क्या रहे हैं। महंगाई अरूज पे है, वापसी का कोई रास्ता हमें दिखाई देता नहीं, IMF का डंडा भी सर पे है, इंटरिम गवर्नमेंट बैठी है, इलेक्शंस होते दिखाई नहीं देते। इस पूरी सिचुएशन में आपको कोई उम्मीद की करें नज़र आती है? यार उम्मीद कहते किसको है?
पहले ये तो एलेबोरेट कर लें कि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि पाकिस्तान में पता नहीं किस चीज़ को वो उम्मीद कहते हैं। बाकी दुनिया में उम्मीद किसी और चीज़ को कहते हैं, मायूसी किसी और चीज़ को कहते हैं। पाकिस्तान में उम्मीद और मायूसी पता नहीं किस चीज़ को कहते हैं। हम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम लोग कन्फ्यूज्ड कौम है, क्लैरिटी हम में नहीं है। अब ये बात हो रही है कि जो अमीर आदमी है, जो अमीर ग्रुप है, वो या फिर कार्टेल का बात कर लें, माफिया की बात कर लें। कार्टेल और माफिया हर दौर की, हर हुकूमत की कमज़ोरी रही हैं, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, सिविलियन गवर्नमेंट हो या फौजी गवर्नमेंट हो। ये कमज़ोरी रही हैं। जब कभी भी हुआ है हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो रजू कैसे करती है, जैसे कोई मदद मांग रही हो। हुकूमत है, स्टेट है, वो इस तरह मदद मांग रही होती है। और किन से मदद मांग रही होती है, इसका मतलब है कि बहुत ही मजबूत है वो। हुकूमत की कमज़ोरियाँ इस मजबूत, जिनको मैं मजबूत कह रहा हूँ, माफिया हो गया, कार्टेल हो गया, इसके सामने हर हुकूमत के गिटे नहीं हमने झुकते देखे हैं। कि गिटे लोगों के सामने नहीं होंगे, उनके सामने होंगे जो ताकतवर है। ये साइकोलॉजी है, नफ्सियात है कि हम ताकत के सामने सरनगू होते हैं, कमज़ोर के सामने हमारा गर्दन भी अकड़ी होती है, सर भी अकड़ा होता है, और हम फिर फातिहाना अंदाज में फिर जाते हैं कमज़ोर के सामने। हालांकि फातिहाना अंदाज में अगर ताकतवर के सामने जाएं तो कहानी बदल चुकी हो। पाकिस्तान में कार्टेल माफिया हर एक चाहता है कि उस कार्टेल माफिया का हिस्सा बन जाए। वो ये नहीं चाहता कि ये जो बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद पिस रही है, इनको किसी तरह बचाया जाए। वो खुद चाहता है कि वो कार्टेल माफिया का हिस्सा बन जाए, क्योंकि उसे पता है वो कार्टेल माफिया का हिस्सा बन गया तो फिर देखेंगे कौन सी आंख उनकी तरफ उठती है। तो ताकतवर की तरफ रजू करते हैं हम लोग। पाकिस्तान का डिलेमा ये है, मैं अपने घर बैठा बैठा अपने आप को ईमानदार बना लूँगा और बाकी सबको बेईमान बना लूँगा। वो बाकी जो सब होंगे वो भी अपने घर बैठे अपने आप को ईमानदार बना लेंगे और दूसरे को बेईमान बना देंगे। अब हमने अपनी तरफ से ये मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा पास प्लांट पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है कि जी मैं ईमानदार हूँ, मैं नेक हूँ, मैं सालेह हूँ, मैं दयानतदार हूँ, बाकी सब करप्ट हैं, बेईमान हैं। ये अजीब सी थ्योरी है, समझ नहीं आई कि आप डिटर्मिन कैसे कर रहे हैं। डिटर्मिन तो दूसरे ने करना होता है, थर्ड पार्टी ने करना होता है, ज्यूरी ने करना होता है, जज ने करना होता है। हम अपने आप को खुद ही ले आते हैं, जनाब मैं ईमानदार हूँ। बंदा कहता है मैंने आपका नाम पूछा था, आपने नाम तो बताया नहीं, क्या आपका नाम ईमानदार है? वो कहता नहीं मैं अपनी खासियत बता रहा हूँ, खूबी बता रहा हूँ। हमने कहा कि हम तो आपका नाम पूछ रहे थे। वो नाम बाद में बताएगा, पहले बताएगा कि मैं ईमानदार हूँ, नेक हूँ, मैंने कभी बेईमानी नहीं की। हालांकि पाकिस्तान में बेईमानी हो, करप्शन हो, ये हमारे खून में सरात कर गई है। ये बात ऊपर से लेके नीचे तक सबको समझ जानी चाहिए। हम इससे इंकारी होते हैं, अपने आप को तो हम बिल्कुल साले की तरह पेश करते हैं और दूसरे पे हम इल्ज़ाम लगा देते हैं। हम लोग सितार खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और ऐसे आगाह किया और दोबारा भी इस पे बात की जाएगी। आगे पूरा वर्ल्ड कप आ रहा है, पूरे वर्ल्ड कप को कवर किया जाएगा हमारी टीम की जानिब से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त।